नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है यदि आयकर में, मतलब आय के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, अगर 19% उसमें वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में, कह रहा है कि शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। हाँ, कह रहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। कह रहा है आयकर की दर ज्ञात करिए। हाँ, मतलब आय के ऊपर जो आय है उसके ऊपर कुल कितने परसेंट टैक्स लग रहा है, वो हमसे दर पूछ रहा है। हाँ, ये पूछ रहा है कहोगे। हाँ, ठीक है दोस्तों। बात आती है शुद्ध आय होती क्या है। हाँ, दोस्तों शुद्ध आय क्या होती है? दोस्तों कुल आय में से, दोस्तों जो आय है, दोस्तों जो हमारी आय है उसमें से टैक्स देने के बाद जो बचता है उसी को हम कहते हैं शुद्ध आय। क्या कहते हैं? शुद्ध आय। दोस्तों शुद्ध आय जो होता है कुल आय में से, दोस्तों शुद्ध आय, बात आता है कि शुद्ध आय क्या होता है। शुद्ध आय, तो शुद्ध आय जो होता है, शुद्ध आय, एक मिनट रुकिए। शुद्ध आय जो होता है, शुद्ध आय, तो शुद्ध आय जो होता है, आय में से, अपनी आय में से टैक्स देने के बाद जो बचता है, आय में से, कुल आय में से टैक्स देने पर जो बचता है उसी को हम कहते हैं शुद्ध आय। क्या कहते हैं? शुद्ध आय कहते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको समझना है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये शुद्ध आय जो होता है, कुल आय में से जो टैक्स देने के बाद बचता है उसी को हम कहते हैं शुद्ध आय। हाँ, मतलब शुद्ध आय बराबर होता है आय माइनस टैक्स होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आयकर की बात हो रही है, मतलब आय के ऊपर लगने वाले टैक्स की बात हो रही है। तो मैं आय पर लगने वाले टैक्स को कैपिटल टी से दर्शाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार शुद्ध आय की बात हो रही है, कहोगे हाँ शुद्ध आय की बात हो रही है, तो शुद्ध आय को मैं एन से दर्शाऊंगा। क्या? कैपिटल एन से दर्शाऊंगा। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि आयकर मतलब आय के ऊपर लगने वाले टैक्स के, हाँ कह रहा है कि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है। तो आप मुझे बताइए, जो ये जो टैक्स है, आयकर जो है, ये जो आयकर है, इसका 19% क्या होगा? इसका 19% वास्तव में ये होगा। इसका 19% क्या होगा? ये होगा। कह रहा है कि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है, जिससे शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। शुद्ध आय क्या होगा? शुद्ध आय वास्तव में एन है। जो शुद्ध आय है इसका 6% क्या होगा? इसका 6% वास्तव में ये होगा। कह रहा है कि जैसे ही टैक्स में 19% की वृद्धि होती है, मतलब इतने की वृद्धि होती है, तुरंत नेट आय में 6% की कमी हो जाती है। अगर दोस्तों टैक्स में 19% की वृद्धि ना होती तो क्या नेट आय में 6% की कमी होती? कहोगे नहीं होती। अगर हो रही है, तो अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर नेट आय में 6% कमी हो रही है। मतलब ये बराबर है इसके, कहोगे हाँ ये बराबर है इसके। तो मैंने यहाँ पर बराबर का साइन लगा दिया। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हम इसे आगे भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से टी अपॉन एन की वैल्यू निकालता हूँ, तो टी अपॉन एन की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? को देखिए, टी अपॉन, अगर एन की वैल्यू निकालते हो, मतलब अगर मैं टी अपॉन एन की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा? देखिए टी अपॉन एन की वैल्यू जो आएगा 6/19 आएगा। 6/19 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। अगर तो मैं यहाँ से टी अपॉन एन की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा? टी अपॉन एन की वैल्यू 6/19 आएगा। तो टी क्या है? टैक्स है, आयकर पर लगने वाला टैक्स है, और एन क्या है? नेट प्रॉफिट है, नेट आय है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों टी अपॉन एन का अनुपात 6:19 है। इसका मतलब यही है कि टैक्स जो लग रहा था आय पर, वो कुल मिलाकर 6 रुपए लग रहा था। और इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि आयकर हमारा कुल मिलाकर 6 रुपए है तो नेट प्रॉफिट हमारा, नेट आय जो है 19 रुपए है। यही तो मतलब है। कहोगे हाँ ठीक है दोस्तों,
206 रुपए टैक्स देने के बाद हमारी आय कितनी बची थी? को भैया हमारी आय नेट आय वास्तव में 19 रुपए बची थी। 6 रुपए टैक्स देने के बाद हमारी आय कितनी बची थी? नेट आय कितनी बची थी? को भैया 19 रुपए बची थी। मतलब कुल जो आय थी वास्तव में देखा जाए तो कुल आय जो थी वो वास्तव में 25 रुपए थी। को भैया अगर 206 रुपए टैक्स देने के बाद 19 रुपए हमारे जेब में बचे हैं कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 रुपए आय रही होगी। को भैया और उसके ऊपर कुल मिलाकर 6 रुपए का टैक्स लगा हुआ। को भैया हमसे पूछ रहा है कि बताइए आयकर की दर क्या है, मतलब जो टैक्स लग रहा है वो आय का कितना परसेंट है, ये तो पूछ रहा है। को भैया ठीक है, तो 6 रुपए का कुल मिलाकर टैक्स लगा है। हाँ 6 रुपए का कुल टैक्स लग रहा है और किस पे लग रहा है? को भैया कुल आय मतलब 25 पे लग रहा है। ठीक है, तो 100 पे कितना लगेगा? 100 पे इतना लगेगा। हाँ 25 चौके हो गए, 25 चौके होता है 100 और 4 छींक हो गए 24। तो इस प्रकार देखा है तो जो टैक्स लग रहा है कुल मिलाकर 24% लग रहा है। मतलब आयकर की जो दर है, वो कुल मिलाकर 24% है। हाँ बात आती है कि क्या हम इसे तेजी कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, जितने शुद्ध आय में जितने परसेंट की कमी हो रही है उसे ऊपर लिखना है। शुद्ध आय में जितने परसेंट की कमी हो रही है उसे ऊपर लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों जो वैल्यू दी गई है उन्हें जोड़कर नीचे लिख देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताओ, पहली वैल्यू 19 दी गई थी और दूसरी वैल्यू 6 दी गई थी। तो यहाँ दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 25 और 25 लिखने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो निकल कर आएगा ये कुछ और नहीं होगा, ये वास्तव में आयकर की दर होगा। मतलब आयकर की दर वास्तव में क्या होगा? 24% है। तो इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते हैं। ये ऐसा हम तब कर पाएंगे जब बार बार आपको इसे अच्छी तरीके से ये हम तब कर पाते हैं जब बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं और वहां से सारी चीजें निकलती हैं, तब ये कहीं पर बनकर आता है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन और इसलिए रखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए सारी चीजें। हाँ आगे क्या करा देखिए, कह रहा यदि आयकर में मतलब आय के ऊपर लगने वाले टैक्स पर कह रहा कि जैसे ही हम 19% की वृद्धि करते हैं तो शुद्ध आय में 3% कमी होती है। कह रहा कि जैसे ही आयकर में जैसे ही टैक्स में हम 17% की वृद्धि करते हैं तुरंत शुद्ध आय में क्या हो जाती है? 3% की कमी हो जाती है। कह रहा है कि आयकर की दर ज्ञात करिए, मतलब आय के ऊपर कुल कितने परसेंट टैक्स लग रहा है उस दर को बताइए। हम ये तो पूछ रहे हैं। हम ठीक है, अगर हमें ये बताना है कि आयकर की दर क्या होगी तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भैया जो टैक्स लग रहा है वो कुल आय का कितना परसेंट है। हम यहाँ टैक्स लग रहा है, जो टैक्स लग रहा है आय के ऊपर वो कुल आय का कितना परसेंट है, तभी तो बताएंगे। तो यहाँ तभी हम बता पाएंगे कि आयकर की दर क्या है। ठीक है, आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आयकर को मैं यहाँ से कैपिटल टी से, आय के ऊपर लगने वाले कर को हम कैपिटल टी से दर्शाएंगे और शुद्ध आय को एन से दर्शाऊंगा। आपको कोई दिक्कत तो कभी नहीं। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि आयकर में एक मिनट रुकिए। दोस्तों हमसे कह रहा है आयकर में आय के ऊपर लगने वाले टैक्स पर कह रहा है कि आयकर में जैसे ही हम 17% की वृद्धि करते हैं, 17% क्या होगा? देखिए कर का 17% ये होगा। कह रहा है कि जैसे ही हम टैक्स में 17% की वृद्धि करते हैं वैसे ही शुद्ध आय क्या होगा? एन है। कह रहा है वैसे ही शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। तो शुद्ध आय का 3% क्या होगा? शुद्ध आय का 3% ये होगा। दोस्तों जैसे ही एक मिनट रुकिए, दोस्तों जैसे ही टैक्स में हमने 17% की कमी की वैसे ही शुद्ध आय में 3% की कमी हो गई। अगर दोस्तों जैसे ही टैक्स में हमने 17% की वृद्धि की वैसे ही शुद्ध आय में 3% की कमी हो गई। अगर दोस्तों आपने वृद्धि ना की होती तो ये कमी होती कहोगे नहीं, अगर आप कर रहे हो तो हो रही है कहोगे हाँ। मतलब ये दोनों क्या है आपस में? कहोगे बराबर है। ठीक है, बराबर का साइन लगा, परसेंटेज से परसेंटेज जुड़ गया कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों यहाँ से मैं t अपॉन n की वैल्यू निकालता हूँ, तो t अपॉन n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो t अपॉन n की वैल्यू निकल कर आएगी 3/17 निकल कर आएगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। तो अगर मैं तुलना करता हूँ तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि यदि कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि यदि कुल मिलाकर टैक्स 3 रुपए लगा था तो हमारा जो नेट आय बचा था वो 17 रुपए बचा था। तो टी की वैल्यू क्या है? अगर मैं तुलना करता हूँ तो टी बराबर आया 3 और एन बराबर आ रहा 17। इसका मतलब टैक्स कुल मिलाकर 3 रुपए लग रहा था और नेट जो हमारा आय बचा था वो 17 रुपए बचा था। ठीक है, दोस्तों 3 रुपए टैक्स देने के बाद हमारी कुल आय कितनी रह गई थी? 17 रुपए रह गई थी। अगर दोस्तों टैक्स 3 रुपए देने के बाद हमारी कुल आय 17 रुपए रह गई थी तो वास्तव में हमारी आय वास्तव में 20 रुपए रही होगी। हमारी आय कुल कितनी रही होगी? 20 रुपए रही होगी और इस 20 रुपए पे कुल मिलाकर 3 रुपए का टैक्स दिया गया होगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है आयकर की दर। हम मतलब जो टैक्स लग रहा है कुल आय पर कितने परसेंट लग रहा है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो टैक्स लग रहा है कुल मिलाकर 3 रुपए, ये किस पर लग रहा है? कुल आय पर लग रहा है, मतलब 20 पे लग रहा है।
ठीक है, तो हम पता कर ले रहे हैं कि ये जो टैक्स लगा है ये कुल आएगा कितना परसेंट है। तो 20 25 100 और 5 मतलब देखा जाए तो आयकर की जो दर है, आयकर की जो दर है वो कुल मिलाकर 15% है। क्या है? 15% है। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी आप तेजी से जवाब दे सकते थे। कैसे? आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर शुद्ध आय में 3% की कमी हो रही है। जितने की कमी आ रही है उसे ऊपर लिखिए, ठीक है। उसके बाद दोनों जो वैल्यू दी गई है, अन्य दोनों जो वैल्यू दी और दोनों वैल्यू को जोड़कर अपूर्ण में लिख दीजिए। तो 20 17 में 3 जोड़ूंगा तो 20 आएगा, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। 20 5 100 5 3 15। इस प्रकार देखा जाए तो आयकर की जो दर है, आयकर की जो दर है वो कुल मिलाकर 15% है। तो आप इस तरीके से भी जवाब दे सकते थे तेजी से जाकर के। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे वे में क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे अंदर और नई चीजें सीखने की ललक पैदा हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि जब एक आदमी की आय, कह रहा है कि जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले आदमी की जो इनकम थी उस पर 18% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब उसकी आय 6000 बढ़ गई तो केवल टैक्स 15% ही लग रहा है। तो कह रहा है कि जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर, मतलब आय के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है 18% से घटकर 15% रह जाता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो आदमी है, आदमी की जो इनकम थी पहले उस पर 18% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब आय उसकी 6000 बढ़ गई तो केवल 15% ही टैक्स लग रहा है उसकी आय पर। हाँ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। मतलब जो उसकी पहले आय थी केवल उसके 25, मतलब पहले जो आय थी उसकी केवल आय पर 75% ही टैक्स लग रहा था। उसके बाद दोस्तों हमसे कह रहा है कि जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, मतलब 25% पे टैक्स नहीं लग रहा है। उसकी आय के 25% पे टैक्स नहीं लग रहा है, मतलब केवल 75% पर ही टैक्स लग रहा है। पहले भी 75% पे टैक्स लग रहा था और आय बढ़ने पर भी 75% पे ही टैक्स लग रहा है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा था दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। मतलब पहले जितना टैक्स चुकाता था आय पर, आज भी आय बढ़ने पर भी उतना ही चुका रहा है। कह रहा है कि दोनों तो उसकी आरंभिक आय क्या करिए? कह रहा है कि तो बताइए उसकी आरंभिक आय क्या करिए? मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आरंभिक जो आय थी वो ₹X थी। आप घबराइए मत, हम इसे पहले बेसिक से करेंगे। ठीक है, मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम शॉर्टकट भी यहाँ पर अपनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए व्यक्ति की जो आरंभिक आय थी वो ₹X थी। दोस्तों जो आय थी उस पर कुल मिलाकर दोस्तों व्यक्ति की जो आय थी उस पर कुल मिलाकर 18% टैक्स लग रहा था। एक मिनट, दोस्तों जो आय थी व्यक्ति की जो आय थी उसके 75% पे ही तो टैक्स लग रहा था। तो इसका 75% क्या होगा? देखिए 75% वास्तव में इतना होगा। दोस्तों जो आय थी व्यक्ति की उसके 75% पे टैक्स लग रहा था। कितना टैक्स लग रहा था भैया? वास्तव में जो आय थी सर्वप्रथम उस पर तो 18% ही टैक्स लग रहा था। दोस्तों ये जो आय थी, दोस्तों जो धन था उसके 75% पे टैक्स लग रहा था, मतलब इतने पे टैक्स लग रहा था। और कितना लग रहा था? 18% लग रहा था। इसका 18% क्या होगा? 18% ये होगा, 18% ये होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो पहले व्यक्ति की आय पर कुल मिलाकर इतने परसेंट टैक्स लग रहा था। हाँ, आज दोस्तों व्यक्ति की आय 6000 बढ़ गई। तो आज व्यक्ति की आय हो कितनी गई? आज व्यक्ति की आय वास्तव में x प्लस 6000 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों व्यक्ति की आय इतनी हो गई है। हाँ, और आज भी व्यक्ति की आय इतनी होने पर भी दोस्तों आज व्यक्ति की आय इतनी हो गई है। हाँ, दोस्तों जो व्यक्ति की आय है उस पर केवल उसके 25% पे टैक्स नहीं लग रहा है, मतलब 75% पे ही टैक्स लग रहा है, मतलब इसके केवल 75% पे ही टैक्स लग रहा है। इसका 75% क्या होगा? इतना होगा। दोस्तों आज व्यक्ति की आय वास्तव में 6000 बढ़ गई है, मतलब इतनी हो गई है। दोस्तों ये जो धन है, ये जो व्यक्ति की जो आय है इसके केवल 75% पे ही टैक्स लग रहा है। कितना लग रहा है? देखिए आय बढ़ने पर केवल टैक्स 15% रह गया, मतलब 15% ही टैक्स लग रहा है। हाँ, तो इसका 15% क्या होगा? इसका 15% वास्तव में कितना होगा? इसका 15% कितना होगा? ठीक है, दोस्तों देखा जाए तो पहले वास्तव में आय पर इतना टैक्स लगता था। हाँ, दोस्तों देखा जाए तो पहले आय पर इतना परसेंट टैक्स लगता था। आज आय बढ़ने पर कुल मिलाकर इतना टैक्स लग रहा है। हाँ, हमसे पहले क्वेश्चन में कह दिया कि भैया दोनों ही परिस्थितियों में दोनों ही स्थितियों में समान कर देता है, मतलब दोनों ही स्थितियों में समान टैक्स जमा किया गया है। दोस्तों पहले देखा जाए तो इतना टैक्स लग रहा था, आज देखा जाए तो इतना लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों स्थितियों में तो समान टैक्स पे किया गया है। मतलब ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया।
आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है सोल्व, सोल्व हम कैसे करें। हाँ तो 75 से 75% कैंसिल हो गया, हाँ 75 से 75% कैंसिल, परसेंट यहाँ पर परसेंटेज था, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, हाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल है, ठीक है। 6 3 5 3 6 18 हो गया, हाँ 3 6 18, 3 5 15, 3 5 15 मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परसेंट हो गया, हमें कोई दिक्कत कोई परसेंट नहीं। 6 की मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो 6x आएगा, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो क्या आएगा, 5x आएगा, 5x इधर आएगा, 6x में से घटेगा, हाँ तो क्या आएगा, x आएगा, तो यहाँ पर x प्राप्त होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परसेंट होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परसेंट नहीं। तो 5 की मल्टीप्लाई 6000 से भी तो होगी, हाँ 6000 से भी होगी, कितना आएगा, देखिए जीरो को भूल जाइए, 5 6 30 और 3 जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए, इस प्रकार निकल कर आया x की वैल्यू 3 है 30,000, हाँ क्या निकल कर आया, 30,000 निकल कर आया। x की वैल्यू क्या निकल कर आई, x की वैल्यू 30,000 निकल कर आई। और x को क्या माना था, x को हमने व्यक्ति की प्रारंभिक आय मानी थी, मतलब व्यक्ति की प्रारंभिक आय कितनी हो गई, 30,000 रुपए है, क्या है 30,000 रुपए है। हाँ आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक तरीका है, ये आपका बेसिक तरीका है। बात आती है क्या हमें ऐसे करना है, नहीं जी आपको ऐसे नहीं करना है, मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमें अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसे दूसरे तरीके से आपको करना है, ये आपको समझाने के लिए था कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आइए हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए। दोस्तों व्यक्ति की जो आय थी, दोस्तों व्यक्ति की जो आय थी उस पर 18% टैक्स लग रहा था, हाँ व्यक्ति की जो आय थी, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट करेंगे जब आप सीख जाएंगे, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों व्यक्ति की जो आय थी उस पर कुल मिलाकर पहले 18% टैक्स लग रहा था। दोस्तों व्यक्ति की जो आय थी, व्यक्ति की जो सर्वप्रथम आय थी उस पर कुल मिलाकर 18% टैक्स लग रहा था। व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ने पर, व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ने पर, मतलब व्यक्ति की आय वास्तव में इतने रुपए होने पर व्यक्ति की, दोस्तों व्यक्ति की आय जो थी सर्वप्रथम 18% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब व्यक्ति की आय 6,000 बढ़ गई, 6,000 बढ़ गई मतलब इतनी हो गई, तो केवल 15% ही टैक्स लग रहा है, केवल 15% ही टैक्स लग रहा है, केवल 15% ही टैक्स लग रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो पहले जो व्यक्ति की आय थी उस पर 18% टैक्स लग रहा था, लेकिन आज जब आय इतनी हो गई है तो कुल मिलाकर 15% टैक्स लग रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों ये जो 6,000 बढ़ा है, अगर दोस्तों ये 6,000 जो बढ़ा है, ये बढ़ा ना होता तो जो हमारी आय, दोस्तों अगर ये 6,000 रुपए जो वृद्धि हुई है, ये जो 6,000 रुपए की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि ना हुई होती तो इस धन पर केवल 15% ही टैक्स लगता हो गया, हम, ठीक है। अगर दोस्तों ये जो 6,000 रुपए की वृद्धि हुई है आय में, अगर ये ना वृद्धि हुई होती तो हमारा जो धन था, हमारा जो धन था पहले सर्वप्रथम, उस पर केवल 15% ही टैक्स देना पड़ता, हो गया, हाँ 15% ही टैक्स देना पड़ता, ठीक है। अगर तो ये जो 6,000 रुपए हमारा आय बढ़ी है, अगर ये ना बढ़ा होता तो जो धन है हमारा, जो हमारा धन पहले था उस पर केवल आज 15% ही टैक्स देना पड़ता, हो गया, हाँ। तो पहले हम कितना टैक्स दे रहे थे, जो धन था को 18% दे रहे थे। अगर ये 6,000 ना वृद्धि हुई होती तो जो धन है हमारा, जो धन था हमारा उस पर केवल 15% ही टैक्स देना पड़ता, हो गया, हाँ। मतलब देखा जाए तो हमें धन पर, मतलब जो हमारा धन है उस पर कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें 3% की बचत हो जाती, 3% की बचत हो जाती, हाँ। धन कितना हो गया, धन तो हमारा एक्स था। अगर दोस्तों ये जो 6,000 की वृद्धि है अगर ना हुई होती तो जो धन था हमारा उस पर 15% ही टैक्स देना पड़ता, पहले हम 18% दे रहे थे, आज हमें 15% ही टैक्स देना पड़ता, मतलब देखा जाए तो 3% जो धन है उसका 3% टैक्स के रूप में हम बचा लेते, तो इतना परसेंट टैक्स बच जाता, हो गया, हाँ। जो धन है उसका 3% टैक्स बचा लेते, मतलब इतना टैक्स बचा लेते, हाँ। तो इतना टैक्स तो बच जाना चाहिए, हो गया, हाँ। लेकिन दोस्तों पहले ही कह दिया है, पहले ही कह दिया है कि भैया दोनों ही स्थितियों, लेकिन पहले कह दिया कि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, मतलब कुछ टैक्स नहीं बचता है। आखिर टैक्स क्यों नहीं बच रहा है दोस्तों, अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो इतना टैक्स बच जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह दिया कि भैया किस दोनों स्थिति में समान आयकर चुकाता है, मतलब कुछ टैक्स नहीं बचता। आखिर टैक्स क्यों नहीं बच रहा है, इसलिए नहीं बच रहा है क्योंकि जो आज 6,000 रुपए, जो 6,000 रुपए की इनकम बढ़ी है, जो 6,000 रुपए इनकम बढ़ी है, आज भी उस पर 15% टैक्स लग रहा है। इसका 15% निकाला तो ये आया, हाँ, मतलब इतना टैक्स लग रहा है, हाँ। और देखिए इतना टैक्स बच जाना चाहिए था, लेकिन बच इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो 6,000 की वृद्धि हुई है इस पर आज भी 15% टैक्स लग रहा है, इसलिए नहीं बचत हो रहा, नहीं बच रहा है, हाँ, मतलब ये बराबर है इसके, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट ये चीज लिखेंगे, डायरेक्ट ये चीज लिखेंगे, ये इन सब चीजों से मतलब नहीं रहेगा आपका, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, हाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है। 3 × 5 हो गए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, हाँ 3 × 5 = 15, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। 5 × 30, इस प्रकार x की वैल्यू क्या निकल कर आई, x की वैल्यू वास्तव में 30,000 निकल कर आई, मतलब व्यक्ति की आय देखा जाए तो व्यक्ति की सर्वप्रथम आय देखा जाए तो कुल मिलाकर 30,000 क्या थी, 30,000। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक आदमी की आय 28,800 रुपए। कह रहा है एक आदमी की जो आय है 28,800 रुपए। ठीक है। कह रहा है कि जब उसकी आय बढ़ जाती है, कह रहा है कि जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। मतलब जो पहले आय थी 28,800, उस पर पहले 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब आय उसकी आज बढ़ गई तो केवल 10% ही टैक्स लग रहा है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि जबकि दोनों ही परिस्थितियों में, कह रहा है कि जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है। मतलब केवल 70% आय पर ही टैक्स लग रहा है दोनों स्थितियों में। हाँ, पहले भी 70% पे लग रहा था, 70% पे ही टैक्स लग रहा था, और जब आय बढ़ गई है तब भी उससे 70% पे ही टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ, ठीक है। कह रहा था तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। मतलब पहले जितना टैक्स देता था आय पर, आज भी उतना ही टैक्स दे रहा है। आय बढ़ने पर भी आज भी उतना टैक्स दे रहा है। ठीक है। कह रहा है उसकी आरंभिक आय में वृद्धि जाती है। मतलब कितने रुपए की उसकी आय में वृद्धि हुई थी। मान लीजिए उसकी आय में कुल मिलाकर x रुपए की वृद्धि हुई थी। हाँ, ठीक है। तो व्यक्ति की कुल आय कितनी थी सर्वप्रथम? तो देखिए व्यक्ति की जो आय थी कुल मिलाकर सर्वप्रथम 28,800 थी। दोस्तों इस आय पर व्यक्ति को कुल कितना, दोस्तों व्यक्ति की जो आय थी, इस पर व्यक्ति कुल कितना परसेंट टैक्स दे रहा था? वो देखिए इस आय पर कुल मिलाकर व्यक्ति पहले 12% टैक्स दे रहा था। 12% टैक्स अदा करना पड़ रहा था। ठीक है। आज दोस्तों व्यक्ति की आय जो है x रुपए बढ़ गई है, ये हो गया। हाँ, व्यक्ति की आय में x रुपए की वृद्धि हो गई है, हो गया। हाँ, तो व्यक्ति की आय हो कितनी गई? हो गया 28,800 प्लस x रुपए हो गई। तो पहले व्यक्ति की आय जो थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब उसकी आय बढ़ गई, जब उसकी आय इतनी हो गई तो उसे केवल 10%, तो उस आय पर केवल 10% ही टैक्स लग रहा है। दोस्तों व्यक्ति की जो आय थी उस पर कुल मिलाकर पहले 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब उसकी आय बढ़ गई, जब आय उसकी इतने रुपए हो गई तो केवल 10% ही टैक्स लग रहा है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों ये x रुपए की, ये जो x रुपए की वृद्धि हुई है, अगर ये ना हुई होती तो इस धन पर केवल 10% ही टैक्स लगता है। अगर दोस्तों ये जो x रुपए की वृद्धि हुई है, अगर ये वृद्धि ना हुई होती तो जो धन है हमारा, ये जो धन है इस पर केवल 10% ही टैक्स लगता है। तो इस धन पर दोस्तों जो धन हमारा, दोस्तों जो हमारा धन था, दोस्तों जो हमारा प्रारंभिक आय था उस पर पहले 12% टैक्स लग रहा था। अगर जो x रुपए की वृद्धि हुई है ये ना हुई होती तो हमारा प्रारंभिक धन है उस पर केवल 10% ही टैक्स लगता है। मतलब देखा जाए तो जो धन है उस पर कुल मिलाकर 2% टैक्स बचेगा। तो पहले 12% टैक्स दे रहे थे, कहोगे हम पहले 12% टैक्स दे रहे थे इस पर। आज अगर ये धन ना बढ़ा होता तो इसी धन पर हम 10% टैक्स देते, मतलब 2% देखा जाए तो टैक्स बचा लेता। हाँ, किसका हो गया? 28,800 का 28,800 का 2% टैक्स बच जाता है। 2% कितना होगा? इतना होगा, मतलब इतना टैक्स बच जाता है। हाँ, लेकिन दोस्तों टैक्स नहीं बच रहा। पहले कह दिया कि भैया समान आयकर चुकाता है, दोनों स्थिति में समान आयकर आय कर देता है। मतलब कुछ टैक्स नहीं बचता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इतना परसेंट टैक्स बचा लेता है, लेकिन क्वेश्चन कह दिया कि भैया कुछ टैक्स नहीं बचता है। आखिर क्यों नहीं बच रहा है? देखिए इसलिए नहीं बच रहा है क्योंकि जो आय बढ़ी थी, जो आय x रुपए बढ़ी थी, x रुपए की जो आय में वृद्धि हुई थी, x रुपए की जो आय में वृद्धि हुई थी, आय में जो x रुपए की वृद्धि हुई थी, आज भी उस पर 10% टैक्स दे रहा है, इसलिए कुछ टैक्स नहीं बच रहा है। दोस्तों हमारे अनुसार तो इतना बचने चाहिए थे, लेकिन बच इसलिए नहीं रहा क्योंकि एक्स पर आज भी जो धन हमारा बढ़ा था x रुपए, उस पर भी आज 10% टैक्स लग रहा है। हाँ, मतलब ये बराबर है इसकी। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। हाँ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परसेंट होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परसेंट नहीं है। ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई ही करना है, इस प्रकार एक्स की वैल्यू निकलकर आ गई। मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 अट्ठे 16 86 लगे 1, 2 अट्ठे 16 17 87 लगे 1, 2 दूनी 4 576 और एक जीरो भी तो लगाइए, कहोगे हाँ एक जीरो लगाइए। इस प्रकार देखा जाए तो एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है? 5,760 आई। हमने एक्स को क्या माना था? कहोगे बढ़ी हुई आय आरंभिक आय में वृद्धि मानी थी। मतलब देखा जाए तो आरंभिक आय में कुल मिलाकर 5,760 रुपए की वृद्धि हुई थी। मतलब देखा जाए तो आरंभिक आय में कुल मिलाकर 5,760 रुपए की 5,760 रुपए की वृद्धि हुई थी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हो गई है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय में जो आय थी, कह रहा है उसमें 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। कह रहा है परंतु आय पर लगने वाले कर जो है 12% से 10% रह जाता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो व्यक्ति की पहले आय थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब आय 1.2 लाख रुपए बढ़ गई तो
केवल टैक्स 10% ही रह गया, मतलब 10% ही टैक्स लग रहा है। दोस्तों जब व्यक्ति की आय थी, जो व्यक्ति की आय पहले थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब आय में वृद्धि हो गई तो केवल 10% ही टैक्स लग रहा है। हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। मतलब पहले जितनी आय पर, मतलब पहले आय पर, मतलब जो आय व्यक्ति की थी उस पर जितना टैक्स लग रहा था आज भी उतना ही टैक्स लग रहा है। भले ही उसकी आय बढ़ गई है लेकिन उतना ही टैक्स दे रहा है। कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय कितना है, कह रहा है कि उसकी बढ़ी हुई आय कितना है। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की प्रारंभिक आय जो थी, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो प्रारंभिक आय थी वो एक्स रुपए थी। हाँ, एक्स रुपए थी। दोस्तों जो व्यक्ति की आय थी, दोस्तों जो व्यक्ति की आय थी उस पर कुल कितना परसेंट टैक्स लग रहा था, तो देखिए व्यक्ति की जो आय थी उस पर कुल मिलाकर 12% टैक्स लग रहा था। 12% टैक्स लग रहा था। ठीक है दोस्तों, पहले व्यक्ति की जो आय थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था। आज उसकी आय जो है 1.2 लाख रुपए बढ़ गई। तो आज व्यक्ति की आय हो कितनी गई है, आज व्यक्ति की वास्तव में एक्स, आज व्यक्ति की आय वास्तव में एक्स प्लस 1/2 लाख रुपए हो गई। तो पहले व्यक्ति की आय पर 12% टैक्स लग रहा था, हाँ। लेकिन जब 1.2 लाख की वृद्धि हो गई तो जो आय हो गई दोस्तों, पहले व्यक्ति की आय पर 12% टैक्स लग रहा था। आज व्यक्ति की आय में वृद्धि हो गई और व्यक्ति की आय हो गई। हाँ, और वृद्धि, आय में वृद्धि होने पर दोस्तों पहले व्यक्ति की आय पर इतना परसेंट टैक्स लग रहा था, आज दोस्तों आय इतनी हो गई है और इस आय पर 10% ही टैक्स लग रहा है। कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों व्यक्ति की जो आय थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब आय में वृद्धि हो गई तो केवल 10% ही टैक्स लग रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ पर सहमत है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर ये 1.2 लाख रुपए, दोस्तों अगर 1.2 लाख रुपए की वृद्धि ना हुई होती तो इस धन पर केवल 10% ही टैक्स लगता था, वो भी हाँ। दोस्तों अगर 1.2 लाख की, अगर 1.2 लाख की ये वृद्धि ना हुई होती तो इस धन पर केवल 10% ही टैक्स लगता था, हो गया हाँ। तो जो दोस्तों इस धन पर पहले कितना टैक्स लग रहा था, को देखिए इस धन पर तो पहले 12% टैक्स लग रहा था। तो इस धन पर, दोस्तों इस धन पर पहले कितना टैक्स लग रहा था, को 12% लग रहा था। अगर इस धन पर, अगर ये धन वृद्धि ना हुई होती तो इसी धन पर 10% टैक्स लगता, हो गया दोस्तों। अगर ये वृद्धि ना हुई होती दोस्तों, एक मिनट हो गई दोस्तों, इस धन पर पहले 12% टैक्स लग रहा था। अगर ये धन में, ये धन वृद्धि ना हुई थी, इस धन में वृद्धि ना हुई थी, एक मिनट हो गई दोस्तों, इस धन पर पहले 12% टैक्स दे रहा था। अगर दोस्तों ये 1.2 लाख की वृद्धि ना हुई होती तो इसी धन पर कुल मिलाकर 10% टैक्स देता। हाँ, मतलब देखा जाए तो 2% टैक्स में बचत हो जाता। हाँ, पहले 12% टैक्स दे रहा था। हाँ, अगर ये वृद्धि ना हुई होती तो 10% टैक्स देता, हो गया हम, मतलब 2% टैक्स की बचत कर लेता, हो गया हम। तो किसका बचत करता, हो गया इसका 2% टैक्स, इसका 2% टैक्स बच जाता। एक्स का 2% क्या होगा, देखिए एक्स का 2% वास्तव में एक्स का मतलब मल्टीप्लाई 2% ये होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखें तो इतना टैक्स बच जाता। लेकिन दोस्तों टैक्स में बचत नहीं हो रही है, क्योंकि पहले कह दिया कि भैया जितना पहले कर देता था आज भी उतना दे रहा है, मतलब टैक्स में कुछ बचत नहीं हो रही है। आखिर बचत क्यों नहीं हो रही है, देखिए बचत इसलिए नहीं हो रही है, बचत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, 1.2 लाख की वृद्धि हुई है, 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, उस पर आज भी 10% टैक्स लग रहा है। मतलब इसका 10% क्या होगा, इसका 10% ये होगा, मतलब इतने रुपए की होगा। देखिए बचत होगा, देखिए टैक्स में इतने रुपए की बचत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई थी आज भी उस पर 10% का टैक्स लग रहा है, मतलब इतने रुपए का टैक्स लग रहा है, इसलिए ये बचत नहीं हो रही है। अगर अगर इस पर टैक्स ना लगता, अगर इस पर 1.2 लाख पर टैक्स ना लगा होता तो ये बचत होती, लेकिन लग रहा है तो इसलिए हो रही है। हाँ, मतलब ये बराबर है इसके, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब तो काटा पीटी मचा लेता हूँ। ठीक है, दो से अगर दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, हाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। दो से अगर मैं इसे काटता हूँ, दो से अगर मैं इसे काटता हूँ, मान लीजिए पॉइंट नहीं, मान लीजिए पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट नहीं है तो 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, हो गया हाँ, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ठीक है, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, 0.6 आ गया और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ गया। तो इस प्रकार देखेंगे तो व्यक्ति की प्रारंभिक आय वास्तव में 6 लाख रुपए थी। हाँ, व्यक्ति की प्रारंभिक आय वास्तव में 6 लाख रुपए थी। यहाँ पर लाख में बात हो रही थी तो लाख में निकल कर आया। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं कहा कि बताइए उसकी आय कितनी थी, प्रारंभिक आय क्या थी, हमसे कह रहा है कि बढ़ी हुई आय क्या थी। तो व्यक्ति की प्रारंभिक आय 6 लाख रुपए की, तो यहाँ और उस आय में 1.2 लाख की वृद्धि हो गई थी, तो यहाँ व्यक्ति की आय वो कितनी हुई थी, तो देखिए व्यक्ति की आय वास्तव में 7.2 लाख रुपए हुई थी। मतलब बढ़ी हुई आय व्यक्ति की जो है, मतलब बढ़ी हुई आय जो है व्यक्ति की है वो कुल मिलाकर 7.2 लाख रुपए है। क्या है, 7.2 लाख रुपए है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये इस टाइप का आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम कुछ और नए क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद होगी, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति की, कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में, कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख बढ़ जाती है।
कह रहा है परंतु उससे लगने वाला, कह रहा है परंतु उससे लगने वाला, उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% रहता है। मतलब जो पहले प्रारंभिक आय थी उस पर कुल मिलाकर 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब आय में वृद्धि हो गई है 5 लाख की तो केवल 10% ही टैक्स लग रहा है। हाँ, कह रहा है कि अब उसे कह रहा है कि अब उसे कह रहा है कि अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ रहा है। मतलब पहले जितना देता था उससे उससे उसके मुकाबले आज 10,000 अधिक आय देना पड़ रहा है। हाँ, कह रहा है कि अब उसे 10,000 अधिक कर देना पड़ रहा है। इसका मतलब यही है कि पहले जो आय थी उसके मुकाबले आज 10,000 अधिक कर देना पड़ रहा है। हाँ, ठीक है। कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। हाँ, उसकी बढ़ी हुई आय, हमसे आप प्रारंभिक आय नहीं पूछा, बढ़ी हुई आय पूछा है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो आय थी, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो आय थी वो कुल मिलाकर व्यक्ति की प्रारंभिक जो आय थी वो X रुपए थी। हाँ, दोस्तों जो व्यक्ति की आय थी उस पर पहले कुल मिलाकर 12% टैक्स लग रहा था। हाँ, 12% टैक्स लग रहा था, 12% टैक्स लग रहा था। हाँ, तो व्यक्ति की जो आय थी उस पर कुल मिलाकर पहले 12% टैक्स लग रहा था। व्यक्ति की आय वास्तव में आज 5 लाख रुपए बढ़ गई। तो व्यक्ति की आय कितनी हुई, तो वास्तव में व्यक्ति की आय इतनी रुपए हो गई। हाँ, तो जब व्यक्ति की आय में 5 लाख की वृद्धि हो गई, मतलब व्यक्ति की आय इतनी हो गई, तो केवल 10% ही टैक्स लग रहा है। तो हाँ, केवल 10% ही टैक्स लग रहा है, केवल 10% ही टैक्स लग रहा है। हाँ, कोई दिक्कत की पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं। तो व्यक्ति की जो आय थी प्रारंभिक उस पर पहले 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब आय में 5 लाख की वृद्धि हो गई, मतलब जब आय इतनी हो गई तो केवल 10% ही टैक्स लग रहा है। हाँ, अगर दोस्तों ये जो 5 लाख की वृद्धि हुई है, अगर ये ना हुई होती, अगर इस ये जो 5 लाख की वृद्धि हुई है अगर ये ना हुई होती तो इस धन पर केवल 10% ही टैक्स लगता है, 10% ही टैक्स लगता है। हाँ, दोस्तों जो धन था, दोस्तों जो हमारा धन था X रुपए, दोस्तों जो हमारा प्रारंभिक आय था उस पर पहले 12% टैक्स लग रहा था। अगर इस पर अगर दोस्तों ये जो 5 लाख की वृद्धि हुई है, अगर ये वृद्धि ना हुई होती तो इसी धन पर, प्रारंभिक धन पर ही 10% टैक्स लगता है। तो पहले X रुपए पर, दोस्तों पहले X रुपए पर, दोस्तों जो प्रारंभिक आय थी, दोस्तों जो हमारी प्रारंभिक आय थी उस पर पहले 12% टैक्स लग रहा था। अगर ये 5 लाख की वृद्धि ना हुई होती तो उसी धन पर आज हमें 10% टैक्स देना पड़ा। तो पहले 12% टैक्स दे रहे थे कभी। हाँ, अगर ये 5 लाख की वृद्धि जो हुई है अगर ना हुई होती तो उसी धन पर हम आज 10% टैक्स देते। हाँ, मतलब देखा जाए तो टैक्स में 2% की बचत कर लेता। किसकी, जो हमारी आय थी एक्स रुपए, उसके टैक्स में 2% की बचत कर लेता। तो इसका 2% क्या होगा, इसका 2% वास्तव में ये होगा। हाँ, तो इस प्रकार इतने रुपए की बचत कर लेता, टैक्स के रूप में इतने रुपए बचत कर लेता। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया टैक्स में बचत नहीं हो रहा है, बल्कि 10,000 टैक्स और देना पड़ रहा है। दोस्तों हमारे अनुसार तो इतना बचना चाहिए टैक्स को। हाँ, लेकिन बच नहीं रहा है, उल्टा 10,000 और दे रहा है। हाँ, इतना टैक्स बचना चाहिए, लेकिन ये बच नहीं रहा है, ये तो जा ही रहा है, ऊपर से 10,000 रुपए और जेब से जा रहे हैं, 10,000 रुपए और ऊपर से जा रहे हैं। आखिर क्यों जा रहे हैं, आखिर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो 5 लाख की वृद्धि हुई है, ये जो आय में 5 लाख की वृद्धि हुई है, आय में 5 लाख की वृद्धि हुई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आय में 5 लाख की जो वृद्धि हुई इस पर आज भी 10% टैक्स लग रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, तो मैंने इसका 10% निकाल दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पसंद। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं इसे कैसे सोल्व करता हूँ। हाँ, मैं इसे कैसे, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसे कैसे सोल्व करता हूँ ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो परसेंटेज से दोस्तों डबल जीरो कैंसिल हो गया। हाँ, डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, अभी भी इसका एक जीरो बचा हुआ है। हाँ, एक जीरो बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। हाँ, एक मिनट में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए 50,000 हो जाएगा। हाँ, 50,000 हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं, ये क्या है, 5,000 है, अगर 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो 50,000 हो जाएगा। हाँ, अब 10,000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्स का 2%, एक्स का 2%, 2% का मतलब होता है 1/50। 2% को मैं 1/50 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। हाँ, चाहे मैं 2% लिखूं चाहे 1/50 लिखूं, बात एक ही है। हाँ, तो दो का मतलब, मैंने 2% का मतलब 1/50 लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई पसंद को नहीं, कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है। तो इधर 50,000 है, इधर 10,000 है, मैंने 10,000 को इधर दे दिया तो हो गया 40,000। हाँ, क्या हो गया, 40,000। आप मेरी बात से सहमत हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लिया, अब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो x बराबर क्या होगा, देखिए x बराबर आएगा 4 पंचे 20। हाँ, 4 पंचे 20 आ गया, और 5 जीरो लग गए, 1 2 3, 4 पंचे 20, ठीक है, 5 जीरो, 4 पंचे 20, 5 जीरो लग गए।
तीन चार पांच, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दसिया लाख 10 लाख। इस प्रकार देखा है तो व्यक्ति की प्रारंभिक आय वास्तव में 20 लाख रुपए थी। क्या थी? 20 लाख रुपए थी। लेकिन हमसे ये नहीं कहा प्रारंभिक आय बताइए, हमसे कह रहा है कि बताइए बढ़ी हुई आय क्या है। हाँ, तो व्यक्ति की प्रारंभिक आय वास्तव में 20 लाख रुपए थी, हो गया। हाँ, उसके बाद 5 लाख उसकी आय बढ़ गई थी, हो गया। हाँ, उसकी आय वास्तव में 5 लाख रुपए बढ़ गई थी। तो आज उसकी आय है कितनी, हो गया 25 लाख रुपए है। क्या है? 25 लाख रुपए है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, हो गई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और अगले टाइप पे चलते हैं। कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए, कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक जो है 40% है। मतलब पासिंग मार्क देखा जाए तो 40% है। कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक जो है 40% है। मतलब पासिंग मार्क देखा जाए तो 40% है। कह रहा है कि पासिंग मार्क जो है वो 40% है। कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। कह रहा है पासिंग मार्क जो है 40% है। अगर आपको पास होना है तो पासिंग मार्क कम से कम 40% है। कह रहा है किसी छात्र को 250 अंक मिले। एक छात्र था उसको कुल मिलाकर 250 अंक मिले, 250 अंक मिले। हाँ, लेकिन वो क्या हुआ दोस्तों, एक छात्र था उसे 250 अंक मिले और वो 38 अंकों से फेल हो गया। हाँ, तो 250 अंक मिले, लेकिन वो दोस्तों 250 अंक मिले तो पता चला कि भैया वो 38 अंकों से फेल हो गया है। अगर दोस्तों 38 अंक और मिल गए होते तो लड़का पास हो जाता। हाँ, लड़का पास हो जाता कि नहीं, हो गया। हाँ, क्यों पास होता, हो गया, कम से कम उसे पासिंग मार्क, पास होने के लिए नंबर मिल जाते, इसलिए पास हो जाता। हाँ, तो ये 288 क्या कहोगे, पासिंग मार्क है। हाँ, तो अगर मैं नंबर में बात करूं तो पासिंग मार्क क्या कहोगे, 288 है। 288 नंबर है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो पासिंग मार्क क्या है, कहोगे 40%। मतलब 40% बराबर क्या है, 288। कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। यार अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है। हाँ, तो दोस्तों जो भी अधिकतम अंक होगा अपने आप में तो 100% होगा, हो गया। हाँ, पासिंग मार्क तो 40% है, लेकिन हमसे कह रहा है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक अपने आप में तो 100% होगा, कहोगे। हाँ, तो 40% की वैल्यू क्या है, 288 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 1% की वैल्यू निकालने के लिए 40 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत कोई पसंद, कोई कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। हाँ, 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28। हाँ, 4 दूनी 8 और एक जीरो लगाऊंगा तो आएगा 720। मतलब देखा जाए तो अधिकतम अंक जो है 720 नंबर। मतलब देखा जाए तो अधिकतम अंक जो है 720 है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। नेगेटिव। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है पास होने के लिए 25% अंकों की आवश्यकता होती है। मतलब देखा जाए तो पासिंग मार्क क्या है, कहोगे 25% है। मतलब 25% अगर हम लाते हैं तो कम से कम पास तो हो ही जाएंगे, कहोगे। हाँ, ठीक है। कह रहा है एक विद्यार्थी 200 अंक मिले, कह रहा है एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले, लेकिन वो 24 नंबरों से फेल हो गया। हाँ, 24 नंबरों से फेल हो गया। कह रहा है अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है। हाँ, मतलब पेपर कितने नंबर का था। हाँ, ठीक है। दोस्तों पास होने के लिए जो दोस्तों पास होने के लिए 25% अंक की आवश्यकता होती है। हाँ, मतलब देखा जाए तो 25% अगर पास होना है तो कम से कम 25% नंबर तो लाने ही होंगे। मतलब पासिंग मार्क देखा जाए 25% है। हाँ, पासिंग मार्क देखा जाए तो कितना कहोगे, 25% है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे, हाँ, हम आपकी बात से सहमत। तो एक विद्यार्थी था, दोस्तों एक विद्यार्थी था, उसने कुल मिलाकर पेपर में 200 नंबर हासिल किए। और जब 200 नंबर हासिल किए तो पता चला कि भैया वो 24 नंबर से फेल हो गया है। अगर दोस्तों 200 नंबर लाया और पता चला कि वो 24 नंबर से फेल हो गया। अगर दोस्तों 24 नंबर और मिल गए होते तो लड़का कम से कम पास तो हो जाता, कहोगे। हाँ, लड़का पास हो जाता। मैंने कहा क्यों, तो कम से कम उसे पासिंग नंबर मिल जाता, पासिंग नंबर उसे प्राप्त हो जाता, इसलिए वो पास हो जाता। हाँ, इस प्रकार देखा तो पासिंग मार्क क्या कहोगे, देखिए पासिंग मार्क वास्तव में 244 नंबर है। पासिंग मार्क क्या कहोगे, 244 नंबर है। तो परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो पासिंग मार्क क्या कहोगे, पासिंग मार्क वास्तव में 25% है। हाँ, और मैं नंबर के हिसाब से बात करूं तो 224 नंबर है, कहोगे। हाँ, मतलब 25% बराबर है 224 के। हाँ, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1% की वैल्यू जो होगी, 1% की वैल्यू जो होगी वास्तव में इतनी होगी। हाँ, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना, 25% की वैल्यू 224 है, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो 25 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, हमसे कह रहा है अधिकतम अंक क्या हुआ, तो अधिकतम अंक अपने आप में 100% होगा, कहोगे। हाँ, अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कहोगे। हाँ, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं। 25 चौके 100 हो गया। हाँ, 25 चौके 100, 4 से अब मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16, 6 से लगे एक, 4 दूनी 8, 9, हाँ, 4 दूनी 8,
तो क्या आया, कहोगे 896, 896। मतलब अधिकतम अंक देखा जाए तो मतलब अधिकतम अंक देखा जाए तो क्या है, कहोगे 896 है। क्या है, 896। ठीक है, मतलब अधिकतम अंक देखा जाए तो क्या है, कहोगे 896। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या 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 कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी कह रहा है, एक विद्यार्थी है, कह रहा है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, कह रहा है तथा 32 अंकों से फेल होता है। तो एक विद्यार्थी है, जब वो 36% अंक प्राप्त करता है, जब वो 36% अंक लाता है वो, तो पता चलता है कि 32 अंकों से फेल हो गया है। हाँ, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि वह 48% अंक लाता है, कह रहा है कि यदि वह 48% अंक लाता है तो वो 64 अंक से पास हो जाता है। कह रहा है 64 अंक से पास हो जाता है। हाँ, कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करिए, मतलब पासिंग मार्क क्या है। हाँ, पासिंग मार्क क्या है, यही तो पूछ रहा है। हाँ, कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करिए, मतलब अगर पास होना है तो कितने परसेंट मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दो तरीके से बताऊंगा, तेजी से भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मुश्किल से जो बेसिक बताऊंगा और जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसमें केवल 3 ही 4 सेकंड का अंतर है, 4-5 सेकंड का अंतर आता है और कुछ अंतर नहीं आएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी, दोस्तों एक विद्यार्थी था, उसने 36% अंक प्राप्त किए। क्या 36% अंक प्राप्त किए, मतलब इतने परसेंट अंक प्राप्त किए। जब 36% अंक प्राप्त किए तो पता चला कि भैया 32 नंबर से फेल हो गया। तो अगर 32 नंबर और मिल जाता तो लड़का कम से कम पास हो जाता। तो मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए अगर 32 नंबर और मिल जाते तो कम से कम उसे पासिंग मार्क मिल जाता, और पासिंग मार्क मिलने पर वो लड़का पास होता। मतलब ये देखा जाए तो क्या है, कहोगे पासिंग मार्क है। क्या है, पासिंग मार्क है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, तो ये क्या है, कहोगे ये पासिंग मार्क। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, कहोगे हाँ। आगे क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है, आगे कह रहा है यदि वह, कह रहा है कि यदि वह 48% अंक लाता है, कह रहा है कि यदि वह 48% अंक लाता है तो कह रहा है कि यदि वह 48% अंक लाता है तो वो 64 है, कह रहा है कि 64 अंक से पास होता है। कह रहा है कि जब वह 48% है, कह रहा है कि यदि वह 48%, कह रहा है कि जब वह 48% अंक लाता है तो पता चलता है कि वो 64 अंकों से पास हो गया है। अगर तो 64 अंक कम लाया होता तो केवल वो पास ही होता। अगर तो वो 64 है, तो 48% अंक जब लाता है तो पता चलता है कि 64 अंकों से पास हो गया। तो गया, अगर तो 64 अंक कम लाता तो केवल वो पास ही होता। केवल पास ही होता, ऐसा इसलिए कि ये भी क्या हो जाता, ये पासिंग मार्क ही कहलाता। अगर तो 64 अंक कम लाता है तो केवल वो पास ही होता, केवल वो पास ही होता। मैंने पूछा क्यों, कहोगे देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि ये पासिंग मार्क ही होता, इसलिए केवल वो पास ही होता। तो ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। तो दोनों तो बराबर होंगे, कहोगे हाँ दोनों बराबर होंगे। तो हमने बराबर कर दिया। ठीक है, हमने बराबर कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, 36 को इधर भेज दे रहा हूँ, तो 48% मुझे 48% में से मुझे 36% को घटाना पड़ेगा। तो हाँ 48% में से 36% को घटाना पड़ेगा। अगर मैं 48% में से 36% को घटाता हूँ तो क्या मिलेगा, 12% मिलेगा, 12% मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद करें, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। ठीक है, हमने इसे इधर भेजा है तो 64 को हमें इधर भेजना पड़ेगा। हाँ 64 में हमें 32 जोड़ना पड़ेगा। हाँ 64 में 32 जोड़ना पड़ेगा। तो 64 में अगर मैं 32 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, तो देखिए 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो क्या 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा। इस प्रकार देखा तो 12% की वैल्यू क्या है, 96 आई है। 12% की वैल्यू 96 आई है। अंकों में यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर अंकों का जिक्र होगा। तो 12% की वैल्यू 96 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1% की वैल्यू वास्तव में 62 84 12 96 12 96। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 12% की वैल्यू क्या है, देखिए 12% की वैल्यू आई है 96। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 1% की वैल्यू क्या होगा, 1% की वैल्यू वास्तव में 62 84 12 मतलब अगर मैं 8 नंबर, दोस्तों यहाँ पर नंबर की बात हो रही थी तो मैं यहाँ पर नंबर का जिक्र करूंगा। मतलब अगर आप 8 नंबर लाते हो, मतलब 8 नंबर मिलकर क्या बनाएंगे, तो 1% बनता है। 1% की वैल्यू क्या है, 8 नंबर है। 1% की वैल्यू क्या है, तो 1% की वैल्यू जो है 8 नंबर के बराबर है। मतलब अगर 8 नंबर में लाता हूँ तो 1% मुझे कम से कम नंबर मिलता है। 8 नंबर लाने पर 1% मुझे नंबर मिलता है। ठीक है, तो एक बात देखिए, अगर 8 नंबर से 1% बनता है तो 32 नंबर से कितना बनेगा, तो देखिए मैंने कहा कि अगर 8 नंबर से 1% बनता है तो 32 नंबर से कितना कितना परसेंट बनेगा, तो 32 नंबर से कुल मिलाकर 4% बनेगा। हाँ, कैसे है, डिवाइड करते हैं ये तो बनेगा, कहोगे हाँ। तो मैंने कहा कि अगर 8 नंबर लाने से 1% बन रहा है तो बताइए 32 नंबर से कितना परसेंट बनेगा, कहोगे 32 नंबर से कुल मिलाकर 4% बनेगा। हाँ, ठीक है, तो व्यक्ति जो है 36% अंक लाता है और 32 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 4% है। 32% का मतलब क्या, तो 4% है। हाँ, तो जब व्यक्ति 36% अंक लाता है तो पता चलता है कि व्यक्ति जो है 32 नंबर से फेल हो गया है, मतलब 4% से फेल हो गया है। हाँ, 4% से फेल हो गया। अगर तो 4% उसे और मिल गया होता तो व्यक्ति कम से कम पास हो जाता, व्यक्ति कम से कम पास हो जाता।
व्यक्ति कम से कम पास हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो 36% अंक लाया और 32 अंक से फेल हो गया, मतलब 4% से फेल हो गया। अगर दोस्तों 4% और मिले होते, 36%, अगर दोस्तों 4% और मिले होते तो लड़का क्या हो जाता, हो गया पास हो जाता। हाँ, मतलब पासिंग मार्क देख रहे तो मतलब पासिंग मार्क क्या है, तो 40%। पासिंग मार्क क्या है, 40%। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बात आती है कि क्या मैं और तेजी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको क्या करना है, इसमें कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 4 ही वैल्यू दी जाएगी। ठीक है। आपको परसेंटेज परसेंटेज का अंतर ले लेना है और जो अंक अंक दिए हैं उन्हें जोड़ लेना है। ठीक है। परसेंटेज में पहली वैल्यू हमें 36%, हमें विद्यार्थी परसेंटेज में जो वैल्यू दी गई है वो 36% दी गई है और 48% दी गई है। इनके बीच का अंतर अगर लेता हूँ, अगर मैं इनके बीच का अंतर लेता हूँ 48 और 36% की, तो आएगा 12%। 12% आएगा। और अगर मैं नंबरों को जोड़ता हूँ, नंबर को मैं अगर जोड़ता हूँ 32 जो नंबर मिले, 32 अंक जो फेल हुआ है और 64 अंक से जो पास हुआ है, अगर मैं उन्हें जोड़ता हूँ तो 96 आएगा। ठीक है। उसे लिखकर बराबर कर लेना। ठीक है। परसेंटेज में जो वैल्यू आई है उसे लिख लेना, अंतर जो आया है परसेंट में, दोनों दोनों परसेंटेज का, उसे लिखना है और जो अंक मिला है उसे लिख लेना और बराबर लिख देना। इस प्रकार देखें तो 12% क्या आ गया, 96 क्या आ गया। ठीक है। 1% की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 1% की वैल्यू जो होगी, 1% की वैल्यू जो होगी 12 यहाँ पर अंकों का जिक्र होगा। 1% की वैल्यू क्या है, 8 अंक। 1% वास्तव में 8 अंक के बराबर है। मतलब अगर मैं 8 अंक लाता हूँ तो 1% कम से कम मुझे मिल जाएगा। 8 नंबर लाने पर 1% मुझे अंक प्राप्त होता है। ठीक है। दोस्तों व्यक्ति जो था, दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों एक बात बताइए, विद्यार्थी जो था 32 अंक से फेल हो रहा था। 32 अंक से फेल हो रहा था। ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर व्यक्ति जो है 32 अंक से फेल हो रहा था, तो मुझे आप बताइए कितने परसेंट से फेल हो रहा था। आप मुझे बताइए, अगर अगर विद्यार्थी, अगर तो विद्यार्थी जो है 32 अंक से फेल हो रहा था, तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट से फेल हो रहा था। तो देखिए 8 अंक मिलकर, तो देखिए 8 अंक अगर मैं लाता हूँ तो 1% बनता है। मैंने कहा तो देखिए 8 अंक मिलकर 1% बनाते हैं, तो 32 अंक मिलकर कुल मिलाकर 4% बनाते हैं। मतलब अगर मतलब देखें तो अगर विद्यार्थी कुल मिलाकर 32 अंक से फेल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति वास्तव में 4% से फेल हो रहा है। तो दोस्तों व्यक्ति 32 अंक से फेल हो रहा था, हाँ, मतलब 4% से फेल हो रहा था। दोस्तों व्यक्ति जो है 36% अंक लाया था और 4% से फेल हो गया था। अगर 4% उसे और मिल गया होता तो लड़का पास हो गया होता। इस प्रकार देखा जाए तो पासिंग मार्क क्या है, 40% है। पासिंग मार्क क्या है, 40%। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी, कह रहा है कि जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। कह रहा है कि जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वो 50 अंक से फेल हो जाता है। कह रहा है कि जब वह 50%, कह रहा है कि जब वह 50% लाता है तो वह 40 अंक से पास हो जाता है। कह रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करिए, मतलब अगर पास होना है तो मिनिमम कितने परसेंट नंबर लाने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों एक विद्यार्थी था, उसने जब 40% अंक हासिल किया, 40% अंक हासिल किया, तो पता चला कि भैया जो लड़का है वो 50 अंकों से फेल हो गया। अगर 50 नंबर और मिल गए होते, 50 नंबर और मिल गए होते तो लड़का पास हो गया होता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कम से कम पासिंग मार्क मिल जाता था। तो ये क्या कहोगे, पासिंग मार्क है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आगे कि जब वह 50% अंक लाता है, कह रहा है कि जब वह 50% अंक लाता है, जब वह 50% अंक लाता है, 50% अंक लाता है तो वो 40 अंकों से पास हो जाता है। अगर उसे 40 अंक वास्तव में कम लाया होता तो केवल वो पास ही होता। तो 50% अंक लाया तो पता चला कि भैया वो 40 अंकों से पास हो गया। अगर 40 अंक वास्तव में कम लाया होता तो केवल पास ही होता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पासिंग मार्क ही नंबर मिलता। तो ये क्या करो, ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, तो दोनों बराबर होंगे। तो हाँ, दोनों बराबर होंगे, तो मैंने बराबर का साइन लगाया। 50 40 50 40 को मैं इधर ले गया तो 50% में से 40% घटाना पड़ेगा, तो हाँ 10% आएगा। कोई दिक्कत, कोई पसंद तो नहीं, कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं। 40 को मैं इधर ले आया तो 50 में 40 जोड़ना पड़ेगा, तो हाँ 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार 10% 90 अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1% वास्तव में 9 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 9 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो 9 नंबर, तो 1% कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है। ठीक है। मतलब अगर मैं 9 नंबर लाता हूँ तो कम से कम 1% मुझे नंबर मिल रहा है। मतलब 9 नंबर लाने पर 1% नंबर मिल रहा है मुझे। ठीक है। तो व्यक्ति जो है 40% अंक लाया था और 50 अंकों से फेल हो गया था। मैंने कहा कि बताइए
व्यक्ति अगर 50 अंकों से फेल हो रहा है तो बताइए कितने परसेंट से फेल हो रहा है। व्यक्ति 50 अंकों से फेल हो रहा है ना, 40% अंक लाया, 50 अंकों से फेल हो गया, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट से फेल हुआ है, कहोगे देखिए 9 नंबर लाने पर 1% बनता है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 50 अगर अंक लाए हैं, इस प्रकार देखें तो 5 सही, तो देखिए 9 नंबर से 1% बनता है, तो 50 नंबर से कुल मिलाकर 5 सही, 5/9% बनेगा। मतलब क्या कहोगे, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर वो 50 अंकों से फेल हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये 5 सही, 5/9% से फेल हो रहा है। तो व्यक्ति जो है 40% अंक लाया, 40% अंक लाया, 40% अंक लाया और 50 अंकों से फेल हो गया, मतलब 5 सही 5/9% से फेल हो गया। हाँ, तो अगर 5 सही 5/9% और मिला होता तो बच्चा पास हो गया होता। क्यों पास हो गया था, क्योंकि उसे 45 सही 5/9% पासिंग मार्क मिल जाता। 45 सही 5/9% पासिंग मार्क मिल जाता, इसलिए लड़का केवल पास होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये उत्तीर्ण अंक जो है, उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 45 सही 5/9%। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हाँ, बात आती है कि क्या मैं तेजी से कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो परसेंटेज में दोनों वैल्यू जो दी गई है उनके बीच का अंतर ले लीजिए। 50% दिया गया और 40% दिया गया, मैं उनके बीच का अंतर ले ले रहा हूँ। 10% अंतर आया। अब क्या करना है, दोनों अंकों को जोड़कर बराबर कर लीजिए इस परसेंटेज। तो 50 में 40 जोड़ेंगे तो आएगा 90, मतलब 10% जो है 10% जो है 90 के बराबर। यहाँ पर अंकों की बात हो रही है, इसलिए मैं अंकों की बात करूंगा। तो 10% जो है 90 नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगी, तो 1% वास्तव में 9 नंबर को रिप्रेजेंट करिए, 9 नंबर को रिप्रेजेंट करिए। हाँ, मतलब अगर मैं 9 नंबर लाता हूं तो कम से कम मुझे 1% नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर लाने पर 1% नंबर मिल जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। दोस्तों विद्यार्थी था, दोस्तों विद्यार्थी 40% अंक लाया और 50 अंकों से फेल हो गया। विद्यार्थी दोस्तों 40% अंक लाया और 50 अंकों से फेल हो गया। तो आप मुझे बताइए अगर वो 50 अंकों से फेल हो रहा है तो कितने नंबर से फेल हो रहा है, तो देखिए 9 नंबर लाने पर 1% अंक मिल रहा है। इस प्रकार देखें तो 50 नंबर अगर 50 को देखिए 9 नंबर से 1% बन रहा है, तो 50 नंबर से कुल मिलाकर 5 सही 5/9% नंबर बनेगा। 5 सही 5/9% नंबर बनेगा। दोस्तों विद्यार्थी जो है 40% अंक हासिल किया, 40% अंक हासिल किया और 50 नंबर से फेल हो गया, मतलब 5 सही 5/9% अंकों से फेल हो गया। अगर दोस्तों 5 सही 5/9% और अंक मिल जाते तो लड़का पास हो जाता। हम ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कम से कम पासिंग मार्क मिल जाता। पासिंग मार्क 45 सही 5/9% मिल जाता, इसलिए लड़का पास हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि पासिंग मार्क जो है 45 सही 5/9%। तो इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है, कह रहा है कि जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। कह रहा है कि जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 नंबर अधिक लाता है। कह रहा है ज्ञात करिए अधिकतम अंक क्या है, मतलब कितने नंबर का पेपर था। कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, मतलब अगर पास होना है तो कितने परसेंट नंबर लाने पड़ेंगे। हम यही तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है जी। दोस्तों एक विद्यार्थी था, उसने 30% अंक हासिल की, 30% अंक हासिल की और पता चला कि भैया वो 5 अंकों से फेल हो गया। अगर 5 नंबर और मिले होते तो लड़का पास हो जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि कम से कम उसे पासिंग मार्क मिल जाता, इसलिए लड़का पास हो जाता। तो ये क्या कहोगे, ये पासिंग मार्क है। आगे क्या कह रहा है, तो देखिए आगे कह रहा है कि जब वह 40% अंक हासिल करता है, कह रहा है कि जब वह 40% अंक हासिल करता है तो पता चलता है कि भैया वो 10 अंक अधिक ले आता है। तो जब वह 40% अंक हासिल करता है तो पता चलता है कि ये उत्तीर्ण अंक जो पासिंग मार्क था उससे 10 नंबर अधिक ले आया है। अगर तो 10 नंबर कम लाया होता तो केवल लड़का पास ही होता। केवल लड़का पास ही होता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कम से कम उसे पासिंग मार्क ही मिलता। तो ये क्या कहोगे, पासिंग मार्क है। ये भी क्या कहोगे, पासिंग मार्क है। तो दोनों तो बराबर होंगे, कहोगे हाँ दोनों तो बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। आपको कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 30% को मैंने इधर भेज दिया तो 40% में से 30% घटेगा, 10% आएगा। इसे इधर भेज रहा हूँ तो 10 को इधर भेजूंगा, कहोगे हाँ तो 15 आ जाएगा। हाँ 10% बराबर आ गया 15। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए 1% की वैल्यू निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो 10 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो पहले 5 से डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 5 या 15, 5 2 तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 2 आया। अब 1% की वैल्यू निकालने के लिए 2 से फिर से भाग देना पड़ेगा।
तो 3/2 आएगा। इस प्रकार देखें तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, तो 3/2 आ गई। हाँ, ठीक है। तो हमसे अधिकतम अंक पूछा था, तो अधिकतम अंक अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। हाँ, दोस्तों 1% की वैल्यू क्या है, 3/2 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 100% की वैल्यू वास्तव में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 100% की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50, अगर 50 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 150। मतलब देखा जाए तो अधिकतम अंक जो है 150 नंबर का है। मतलब देखा जाए तो अधिकतम अंक जो है 150 है। मतलब पेपर जो था वास्तव में 150 नंबर का था। पेपर जो था 150 नंबर का। तो ये तो निकल के आ गया। हम इसके साथ साथ हमसे और कहा था, क्या कहा था, तो देखिए 1.5% देते हैं। हम ये तो कहा था, तो मतलब पास अगर होना है तो कितने परसेंट नंबर अंक हासिल करना पड़ेगा, ये कहा था। ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या है, ये 3/2 आ गई। हाँ, दोस्तों 1% जो है 3/2 नंबर के बराबर है। मतलब अगर मैं 3/2 नंबर लाता हूँ तो कम से कम मुझे 1% नंबर मिलेगा। हाँ, तो लड़का जो है दोस्तों, लड़का जो है 30% अंक हासिल किया और 5 अंकों से फेल हो गया। 5 अंकों से फेल हो गया। मैं कहा कि बताइए, अगर लड़का 5 अंकों से फेल हो रहा है तो कितने नंबर से फेल हो रहा है, तो देखिए 3/2 नंबर को देखिए, 3/2 नंबर मिलकर 1% का निर्माण करते हैं। कहा तो देखिए, तो इस प्रकार 5 अंकों से कुल मिलाकर वो देखिए 3/2 नंबर से 1% बनता है। तो इस प्रकार 5 नंबर से कुल मिलाकर कितना परसेंट बनेगा। हाँ, तो 2 ऊपर जाएगा, तो हाँ 10 हो जाएगा। 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 3 से ही बटे 3। इस प्रकार देखें तो 5 नंबर से कुल मिलाकर 3 से ही बटे 3% बनेगा। हाँ। तो लड़का जो है दोस्तों, लड़का जो है 30% अंक हासिल किया, 30% अंक हासिल किया। दोस्तों लड़का जो है 30% अंक हासिल किया और 5 अंकों से फेल हो गया। मतलब 3 सही 1/3% से फेल हो गया। हाँ। अगर दोस्तों लड़के को 3 सही 1/3 3 सही 1/3% और अंक मिल जाता तो लड़का पास हो जाता। हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कम से कम पासिंग मार्क मिल जाता, पासिंग मार्क मिल जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पासिंग मार्क जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो 33 सही 3%। मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 33 सही 3%। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। तो ये टाइप भी आपका अच्छे तरीके से मैंने खत्म करने की कोशिश की है। ठीक है। अब आइए थोड़ा और हम आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब चुनाव पे चल लेते हैं। ठीक है। 2 ही 3 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद आज के लिए बस नहीं रखेंगे। उसके बाद कल शुरुआत करेंगे। ठीक है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% अंक प्राप्त हुआ। 65% मत प्राप्त हुआ। और कह रहा है कि वह 900 मतों से विजयी हुआ। कह रहा है कि बताइए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। मान लीजिए दोस्तों, मतदाता सूची में कुल मिलाकर 100% मतदाताओं के नाम दर्ज थे। दोस्तों मतदाता सूची में कुल मिलाकर 100% ही तो नाम दर्ज होंगे, तो हाँ 100% ही नाम दर्ज होंगे। ठीक है। दोस्तों 2 उम्मीदवार थे। दोस्तों 2 उम्मीदवार थे। तो कुल मिलाकर मतदाता सूची में कुल मिलाकर 100% नाम दर्ज थे। 100% मान लीजिए नाम दर्ज थे। ठीक है। तो दोस्तों 2 उम्मीदवार थे। दोस्तों 2 उम्मीदवार थे। ठीक है। दोस्तों 2 उम्मीदवार थे। दोस्तों पहला जो उम्मीदवार है, दोस्तों 2 उम्मीदवार थे। दोस्तों 2 उम्मीदवार थे। ठीक है। और उसमें से जीतने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे कुल मिलाकर 65% मत प्राप्त हुआ। तो 65% मत प्राप्त हुआ। दोस्तों जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे 65% मत प्राप्त हुआ। तो बताइए आप मुझे, हारने वाले को कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ, तो बताइए 100% वोट थे। उसमें से जीतने वाले को 65% मिले हैं, तो हारने वाले को कुल मिलाकर 35% मत प्राप्त हुआ। 35% मत प्राप्त हुआ। 35% मत प्राप्त हुआ। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुआ है और हारने वाले को 35% मत प्राप्त हुआ है, तो हाँ। तो जीतने वाला कितने परसेंट मतों से जीत गया है, तो देखिए मैंने कहा कि बताइए जीतने वाला कितने परसेंट मतों से जीत गया है, तो देखिए 65% जीतने वाले को मिला है और हारने वाले को 35% मत मिले हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जीतने वाला जो है कुल मिलाकर 20% 30% मतों से जीत गया है। 30% मतों से जीत गया है। 30% मतों से जीत गया है। तो जीतने वाला कितने परसेंट मतों से जीता है, 30% मतों से जीता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं ये 900 मतों से जीता है। मतलब 30% बराबर 900। 30% बराबर 900। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1% की वैल्यू निकालना है तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा 1% निकालने के लिए, तो आया क्या होगा, 30 आया। क्या आया, 30 आया। ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मतदाता कितने, मतदाता सूची में कितने परसेंट, कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। दोस्तों मतदाता सूची में जितने भी थे वो तो अपने आप में 100% हो गए। मतदाता सूची में जितने भी मतदाताओं के नाम थे वो तो अपने आप में 100% हो गए। अगर तो हमें बताना है कितने परसेंट, कितने लोगों के नाम दर्ज थे, तो 100% की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो हाँ 1% की वैल्यू क्या है, 30 की है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो आना 30,000। मतलब देखा है तो मतदाता सूची में कुल मिलाकर 3,000 लोगों के नाम दर्ज थे। हाँ, कोई दिक्कत कोई पसंद करो, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। बताइए सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या करेगा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव
ए और बी दो प्रत्याशी थे। कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। कह रहा है एक किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। कह रहा है ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कह रहा है मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। दोस्तों मान लीजिए मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर 100%। मान लीजिए मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर 100%। कोई दिक्कत की पसंद नहीं। तो मत दोस्तों जो चुनाव दोस्तों मान लीजिए दोस्तों चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या जो थी 100%। ठीक है, तो जो चुनाव था उसमें कुल मिलाकर दो उम्मीदवार लड़े और पहला जो उम्मीदवार है ए, उसे कुल मिलाकर 45% मत प्राप्त हुए। 45% मत प्राप्त हुए। तो कुल मतदाताओं की संख्या 100% ठीक होगा और उसमें से 45% तो पहले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। पहला जो उम्मीदवार था ए, उसे 45% मत प्राप्त हुआ होगा। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ होगा। देखिए 100% में से 45% इसे मिल जाएगा, दूसरे को वास्तव में 55% मत मिला होगा। दूसरे व्यक्ति उम्मीदवार बी को 55% मत मिला होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पसंद करो, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मेरे को। तो पहले उम्मीदवार को 45% मत मिला है, दूसरे उम्मीदवार को 55% मत मिला है। तो वास्तव में कौन जीता हुआ देखिए, जिसे ज्यादा मत मिले वो जीता हुआ। मैंने कहा ठीक है, कितने मतों से जीता को देखिए दूसरे उम्मीदवार को 55% मत मिला है और पहले उम्मीदवार को 45% मत मिला है। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरा उम्मीदवार जो है पहले उम्मीदवार से 10% मतों से जीत लिया है। 10% मतों से जीत लिया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 10,000 मतों से चुनाव। अच्छा दोस्तों पहले उम्मीदवार को 45% मत मिला, दूसरे उम्मीदवार को मिलाकर 55% मत मिला। तो आप मुझे बताइए, पहले उम्मीदवार को अगर 45% मत मिला है और दूसरे उम्मीदवार को 55% मत मिला है, तो कौन हारा हुआ होगा। ये हारा हुआ, जिसे कम मिला वो हारा हुआ। मैंने कहा कितने परसेंट मतों से हार गया। तो देखिए दूसरे उम्मीदवार को 55% मत मिला था और पहले उम्मीदवार को 45% मत मिला था। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरा उम्मीदवार को मिलाकर 10% मतों से हार गया, 10% मतों से हार गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1000 मतों से हारा है, मतलब 10% बराबर 1000। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हो गया 10 से मल्टी डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। हमसे पूछ रहा है मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। मतदाताओं की संख्या हमने क्या मानी, 100% मानी। तो 1% की वैल्यू अगर दोस्तों 100 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। 100% की वैल्यू अगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 में 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 के पीछे 2 जीरो और आएंगे तो इस प्रकार आया 10,000। हम क्या आया 10,000। मतलब देखा जाए तो मतदाताओं की जो संख्या थी वो 10,000 थी। 10,000 थी। हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद, हमें कोई दिक्कत पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत पसंद नहीं है। अब आइए दोस्तों, ये हमारा मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम कल करेंगे। क्या कहना चाह रहा है देखिए, हमसे कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो बताइए कुल मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब कितने लोगों ने मतदान किया। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों चुनाव में कुल मिलाकर 100% लोगों ने मतदान किया। मान लीजिए दोस्तों चुनाव में कुल मिलाकर 100% लोगों ने मतदान किया। ठीक है, तो जो चुनाव था उसमें कुल मिलाकर 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों जो चुनाव था उसमें कुल मिलाकर 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, दोस्तों जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कुल मिलाकर 45% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे 45% मत प्राप्त हुआ और जो तीसरे स्थान पर रहा उसे कुल मिलाकर 25% मत प्राप्त हुआ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं पसंद होगी, कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसे 45% मत प्राप्त हुआ और जो तीसरे स्थान पे था उसे 25% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अगर पहले व्यक्ति को 45% मत प्राप्त हो रहा है और तीसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति को अगर 45% मत प्राप्त हो रहा है और तीसरे व्यक्ति को 25% मत प्राप्त हो रहा है, तो दोनों पहले और तीसरे व्यक्ति को कुल कितने परसेंट मत प्राप्त हुआ होगा। देखिए पहले और तीसरे व्यक्ति को कुल मिलाकर 5-5-10 70% मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जो पहले और तीसरे व्यक्ति को कुल मिलाकर 70% मत प्राप्त हुआ है, तो दूसरे व्यक्ति को कितने परसेंट मत प्राप्त हुआ होगा। देखिए दूसरे व्यक्ति को कुल मिलाकर 30% मत प्राप्त हुआ है। 30% मत प्राप्त हुआ होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। कुल मिलाकर 100% मतदान हुआ था, जिसमें से 70% तो पहले और तीसरे को मिला हो गया, तो 30% वास्तव में दूसरे को मिला होगा। ठीक है, तो पहले व्यक्ति को कुल मिलाकर 45% मत मिला है हो गया। तो पहले व्यक्ति को 45% मत मिला है, दूसरे व्यक्ति को
दोस्तों जीतने वाले को 45% मत मिला है, दूसरे व्यक्ति को 30% मत मिला है, तीसरे व्यक्ति को 25% मत मिला है। तो आप मुझे बताइए, अगर पहले व्यक्ति को 45% मत मिला है, दूसरे को 30% मिला है, तीसरे को 25% मिला है, तो हार जीत किसमें हुई होगी? तो देखिए, हार जीत तो पहले और दूसरे कैंडिडेट में हुई होगी। हाँ, ठीक है। तो पहले कैंडिडेट को 45% मत मिला था, तो हाँ, और दूसरे कैंडिडेट को 30% मत मिला था। तो आप मुझे दिए दूसरा कैंडिडेट जो है वो पहले कैंडिडेट से कितने परसेंट, दोस्तों जो दूसरा कैंडिडेट है वो पहले कैंडिडेट से कितने मतों से हार गया? तो देखिए, दूसरे कैंडिडेट को देखिए, पहले कैंडिडेट को 45% मिला, 45% मत प्राप्त हुआ था, और दूसरे कैंडिडेट को 30% मत प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार देखा जाए, दूसरा कैंडिडेट जो है 1500 मतों से हार गया। 1500 मतों से हार गया, 15% है, 15% मतों से हार गया, 15% मतों से हार गया। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 15% मतों से हारा नहीं है, 4500 मतों से हारा है। मतलब 15% बराबर है 4500। 1% की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, 1% की वैल्यू निकालना है तो आपको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 3 45, तो 1% की वैल्यू क्या आई? 300 आई। ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए कितने लोगों ने मतदान किया था? तो हमने माना है मतदान भैया कुल मिलाकर 100% लोगों ने किया। कहोगे हाँ। 1% की वैल्यू क्या है? 30 के बराबर, 300 के बराबर। तो 100% की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार क्या निकल जाएगा? 30,000 निकल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 30,000 लोगों ने मतदान किया। हाँ, 30,000 लोगों ने मतदान किया। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पसंद को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। आशा करता हूँ तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है। और अगर तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।